खोलकर अपनी यादों की तिजोरी मार्था सुना रही है अपनी लाइफ स्टोरी। उपन्यास के इस भाग में सुनिए, और कौन सुन रहा है ये किस्सा चोरी चोरी। कैन आई होल्ड योर हैंड, एक खूबसूरत एहसास। कोमल अग्रवाल की कलम से निकला उपन्यास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल अग्रवाल और आप सुन रहे हैं भाग 142 मेरे साथ। पिछले भाग में रवि की जमकर धुलाई हुई थी, ये तो आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो जाकर सुनिए, और हाँ, लाइक भी कीजिएगा एक प्यारे से कमेंट के साथ। रवि के जाने के बाद मार्था सोच में डूब गई। कुछ ही दिनों में उसे यह एहसास हो गया था कि रवि उसे नहीं बल्कि उसकी दौलत चाहता है। नो मैन इज एवर ट्रस्टवर्दी। यादों की रील मन की स्क्रीन पर जूम होने लगी। वो दिन भी क्या दिन थे, मौसम की दस्तक से खिले खिले दिन। उसके फार्म हाउस में 25 आड़ूओं के पेड़ थे। कुछ चेरी के पेड़ भी थे, जिनकी डालियों पर जब चेरी के फल आते तो सारा माहौल मानो अनुरागमय सा हो जाता। पार्क हाउस का उनका बंगला सबके आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। अपने अमीर डैडी की इकलौती बेटी थी वह। पिता उसके नामी लेखक थे, आर्थर वी विलियम्स। उनकी एक एक किताब के 10-10 एडिशन छपते। ट्रांसलेटर्स की लाइन लगी रहती थी आए दिन। कभी यूरोप टूर होता तो कभी नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का टूर। हर महीने डैडी उसे छोड़कर कभी लंदन तो कभी पेरिस तो कभी बेल्जियम जाते रहते, और मार्था उनके आने की राह तका करती। गवर्नेंस के भरोसे ही तो छोड़ जाया करते थे उसके डैडी उसे, पर अब वह मार्था की देखभाल करने के बजाय खुद को सजाने संवारने में लगी रहती और उसे डांटा डपटा करती। डैडी का फोन आता तो वह उसके उद्दंड होने की शिकायत किया करती। पर एक दिन जब डैडी अचानक बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के चले आए तो उन्होंने गवर्नेंस को मार्था पर हाथ उठाते देख लिया। बस उसी दिन उसकी हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। उसके बाद डैडी फिर उसे छोड़कर कहीं बाहर नहीं गए। जब भी जाते स्कूल की छुट्टियां करवाकर उसे साथ ले जाते। अभी वह पुरानी यादों में खोई मेज पर हाथ रखे खिड़की से बाहर देख ही रही थी कि उसका फोन रिंग होने लगा। दूसरी तरफ निकोलस था, जिसने पहले ही आज का अपॉइंटमेंट ले लिया था। फोन रखकर वह अपनी जगह से उठी और आने वाले व्यक्ति का स्वागत किया। आने वाला व्यक्ति वही फ्रेंच पेंटर था जिसने होटल गैलेक्सी के टॉप फ्लोर पर पाखी की तस्वीर बनाई थी। शाम को पार्टी में उसकी मुलाकात मसूरी क्वीन से हुई तो उसने उसकी भी तस्वीर बनाने की इच्छा प्रकट की। मार्था, जिसे वैसे भी अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था, यह सुन तुरंत राजी हो गई, और आज निकोलस फुर्सत निकाल उसे कैनवस पर उतारने आ पहुंचा था। दोनों गर्मजोशी से मिले और एक दूसरे को पश्चिमी सभ्य अंदाज में हक किया। उसके बाद मार्था निकोलस को लेकर रॉयल विला चली आई। विला के बगीचे में देवदार के ऊंचे वृक्षों के बीच निकोलस ने अपना स्टैंड लगाया। उसकी तुलिका जब कैनवस पर चलने लगी तो मानो वे सिर्फ रंग नहीं रहे बल्कि मार्था के व्यक्तित्व के अनूठे चित्र बन गए। वह कभी उसकी आंखों की चमक को पढ़ता तो कभी उसके चेहरे पर छाई हल्की सी उदासी को। तुम्हें देखकर कौन कह सकता है कि इस काले रंग के पीछे कितना उजला मन है। मार्था ने उसके विचारों और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अंग्रेजी में कहा। पूरी दुनिया का भ्रमण करने का इरादा रखने वाला निकोलस जैसे चश्मे के अंदर से झांकती आंखों से उसकी खूबसूरती को अपने कैनवस में समेट लेना चाहता था।
उसने अपने चश्मा उतारकर मेज पर रख दिया। उसकी काली गहरी आंखें समंदर से भी गहरी थीं। काफी देर तक पेंटिंग करने के बाद जब सूरज ढलने लगा तो उसने अपनी कूंची रोकी। उसने मार्था की ओर एक बार फिर नजर भरकर देखा। वह किसी बुद्ध की तरह बैठी तस्वीर पूरी होने की प्रतीक्षा कर रही थी। डन? उसने व्यग्र स्वर में पूछा। नॉट येट, अभी कुछ दिन और लगेगा इस तस्वीर को पूरा होने के लिए, निकोलस ने बताया। कैन यू गिव सो मच टाइम? मार्था ने पूछा। एनीथिंग फॉर द मशहूर क्वीन, उसने भी अंग्रेजी में जवाब दिया। Once I used to be Sydney Queen, and you know, I have won the first prize. Crown was mine. मार्था ने अपने अतीत की कुछ विशेष घटनाएं बताई। शौरी इसी बीच पाइनएप्पल जूस के ग्लासेस रख गई थी। ऑस्ट्रेलिया में तो इस वक्त शाम सुरमई होता है, सूरज बड़ा जल्दी अस्त हो जाता है। निकोलस ने एक घूंट भरकर कहा। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है, जरूर वहां रहे होगे। वैसे सिडनी गए हो क्या? मार्था ने ग्लास में से पाइनएप्पल जूस पीते हुए कहा। ऑफ कोर्स, दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी इन द कंट्री, निकोलस ने जवाब में कहा। मार्था एक बार फिर अपने होम टाउन में पहुंच गई। जब वो और हार्डी यानी हडसन साथ खेला करते थे, कितना प्यार करती आई थी वह अपने इस भाई से, और आज भी वह उसकी तमाम गलत हरकतों और गलत कामों के बावजूद भी उसका साथ देती आई है। क्या सोच रही हो, कुछ खास? निकोलस ने अंग्रेजी में पूछा। वह फिर उसे देखने लगी। पहली बार किसी अपरिचित के सामने दिल खोल कर रख देने को जी चाह रहा था उसका। तुम सुनना चाहोगे मैं क्या सोच रही थी? उसने उसी की भाषा में पूछा। अगर तुम मुझे उस योग्य समझो तो क्यों नहीं, निकोलस ने अभिलाषा प्रकट की। तो फिर आओ मेरे साथ, मार्था ने उसे आमंत्रित किया। दोनों ऊपरी मंजिल पर बने एक कक्ष में आए। कक्ष का दरवाजा खुला, पर ऐसा लगता था जैसे कई महीनों से कोई वहां न आया हो। पंछियों ने वहां अपने घोंसले बना लिए थे। तिनके धूल इधर उधर बिखरे पड़ी थी, जाले लटक रहे थे। एक चमगादड़ सर्र से निकोलस के सर के ऊपर से उड़ता हुआ अदृश्य हो गया। यह देख निकोलस दरवाजे पर ही ठिठक गया। डर गए क्या? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। मार्था ने उसे पुकारा। उसकी आवाज दीवारों से टकराकर जैसे उसी के कानों को गुंजाने लगी। जूतों और सैंडल की खटखट से और भी भय उत्पन्न होने लगा। प्रेतनी सी कमरे में भटकती मार्था एक कपड़ा लेकर दीवारों पर जमी धूल झाड़ने लगी। फिर बढ़कर सारी बंद खिड़कियां खोल दी। कमरे में उजाला फैल गया, डूबते सूरज का सुनहरा उजाला। निकोलस ने इधर उधर देखा तो उसे स्विच बोर्ड दिखा। उसने सारे बटन दबा दिए। कमरा नारंगी रोशनी से भर उठा। मार्वलस, किसी अद्वितीय चीज को देखकर उसके मुंह से निकला। दीवारों पर अद्वितीय पेंटिंग्स एक के बाद एक लगी हुई थी। ये सब हमारा बचपन का तस्वीर है, मार्था ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। निकोलस ने देखा कि वहां एक और बच्चे की भी तस्वीर थी जो मार्था के साथ खेलता हुआ नजर आ रहा था। He is my brother, I call him Bob, उसने खुश होकर बताया। तभी निकोलस का ध्यान वहां लगी और तस्वीरों पर गया। Is he your dad? उसने संकेत कर पूछा। मार्था ने पलट कर देखा। वह एक आदम का तस्वीर के सामने खड़ा था जिसमें उसके डैडी अपने हाथों में एक किताब पकड़े कोई पोज दे रहे थे। Yes, but how do you know? आश्चर्य से उसकी आंखें बड़ी हो गई। निकोलस हड़बड़ाया। इस किताब से, ये मैंने पढ़ी है
और इसके लेखक आर्थर विलियम से काफी प्रभावित हूँ। पर यह जानकर बहुत सुखद आश्चर्य हुआ कि इतने महान लेखक तुम्हारे डैडी हैं। वह अभिभूत सा बोला, एंड हु इज शी? तुम्हारी मॉम? उसने एक महिला की तस्वीर देखकर पूछा। ये मेरी स्टेप मॉम है, मार्था ने कहा। स्टेप मॉम मीन्स? हाँ, मेरे डैडी ने दूसरी शादी कर ली थी और मेरी एक रियल मॉम भी है। सर्टेनली जरूर लव मैरिज होगा तुम्हारे डैडी का। एंड वेयर इज ही? ही इज नो मोर। मार्था ने एक ठंडी सांस छोड़ी। ओह, आई एम सॉरी, बट हाउ? उनका मर्डर कर दिया गया, अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। मार्था ने उसके डैडी के बारे में जो कहा वह बेहद चौंकाने वाला था। ओह माय गॉड, बट व्हाई? किसने किल किया उनको? निकोलस का रक्तचाप बढ़ गया था। उनके एक अपने ने जो उनसे बहुत। मार्था अचानक खामोश हो गई। एक हल्की सी चरचराहट ने उसका ध्यान भटका दिया था। एक बार फिर वही आवाज हुई तो वह पीछे की ओर मुड़ी। Who is there? वह जोर से बोली। एक साया लहराया और फिर गायब हो गया। मार्था और निकोलस दोनों तेज कदमों से बाहर निकल आई और गैलरी की ओर बढ़ी, लेकिन वहां सिर्फ धूल ही धूल थी। See, no one is here. Must be any bird or bat. निकोलस ने अपना मत प्रकट किया। ये निशान देखो, जरूर यहाँ कोई था जो हमारी बातें सुन रहा था। मार्था ने उसे धूल पर पड़े पद चिन्ह दिखाए। तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? I mean, जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? निकोलस की आंखों में सवाल आया। लेट्स गो। निक डे बोर्डिंग से वापस आ गया होगा। Who is निक? निकोलस अपने ही बचपन को नाम सुन चौंका। मार्था की एक एक बात उसे रहस्यमयी लग रही थी। मार्था ने कोई उत्तर नहीं दिया और कमरे का दरवाजा लॉक कर भागते हुए नीचे किचन की तरफ आई। वहां शौरी निक के लिए चॉकलेट मिल्क बना रही थी। मार्था ने सीधे उसकी ओर देखते हुए पूछा, शौरी, तुम अभी ऊपर आया था क्या? लास्ट फ्लोर का गैलरी में? शौरी के हाथों में पड़ा चम्मच थरथराया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं तो काफी देर से यही हूँ और चॉकलेट मिल्क बना रही हूँ। वहीं से मार्था ने सिक्योरिटी को कॉल किया और उससे पूछताछ की, पर उसने वही उत्तर दिया जो मार्था सुनना नहीं चाहती थी। कोई बैट होगा मैडम, वहां पर बैट्स अपना घर बना लिया है। यू मस्ट अवॉइड गोइंग देयर। शौरी ने उसकी नाराजगी भांपते हुए अपनापन दिखाया। स्टे अवे फ्रॉम माई पर्सनल मैटर, डू यू अंडरस्टैंड? मार्था ने उसे डपटा और बाहर आई। निकोलस तब तक ड्राइंग रूम में आकर काउच पर बैठ गया था और मार्था के लिटिल प्रिंस को देख हैरत में पड़ गया था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मार्था शादीशुदा और एक बच्चे की मां भी हो सकती है, बल्कि वो तो उसे प्रपोज करने की सोच रहा था। मामा। मार्था को देखते ही निक उसकी ओर भागा और उसे हग किया। ओह माय बेबी, ये तुम्हारा सन है? हाउ क्यूट। निकोलस ने चकित होकर निक को देखा। वह भी अजनबी को देखकर थोड़ा झिझका और मां से चिपक गया। ऑफ कोर्स, माय वन एंड ओनली सन, मार्था ने जवाब दिया। व्हाट्स योर नेम चैम्प? निकोलस ने पूछा और उसके गालों को प्यार से टच किया। निक मुस्कुराया। निकोलस विलियम्स, बट माय मॉम कॉल मी निक। व्हाट? I am Nicholas Leroy and my mom also calls me Nick. Same pinch. Nick मुस्कुराया और उसे पिंच करने लगा। Wow, what a coincidence.
मार्था ने प्रसन्न होकर कहा। बड़े निक और छोटे निक की आपस में दोस्ती हो गई। मार्था ने निक को उसका चॉकलेट मिल्क दिया। मेरे बेटे की हंसी लौटाने के लिए थैंक्स। शौरी तब तक कॉफी और स्नैक्स लेकर आ गई थी। यहाँ ले आओ, मार्था ने इशारा किया। वह स्नैक्स रखकर चली गई। निकोलस ने फिर पूछा, एंड योर हस्बैंड? निक का डैडी कहाँ है? मार्था की आंखों में नफरत भर आई और उसने अपनी विदेशी लहजे में कहा, निकोलस वॉज अ ड्रंकर्ड। वो बहुत शराब पीता था। ही यूज्ड टू बी वेरी वायलेंट। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। पर वह इतना गिर गया कि उसने हमारा ही निक को किडनैप करवाकर मुझसे रैंसम मांगा। तो फिर निक वापस कैसे आया? डिड यू पे हिम? आई वॉज गोइंग टू, लेकिन रवि हमको हेल्प किया और उसको सेव करके लाया। मार्था ने रवि से मिलने की पूरी घटना संक्षेप में बता दी और ये भी कि रवि भी उसके भूतपूर्व पति की तरह चालबाज और मतलबी निकला। That's why I was with him in the party, but now it's all over. मार्था ने कहा तो निकोलस को तिनके का सहारा मिला। क्या तुम फिर से घर बसाना चाहोगी? इससे पहले कि मार्था कोई जवाब देती, शौरी ने आकर अनुमति मांगी। मैडम, हमारा मॉम सिक है, क्या हम उनको मेडिसिन देकर आए? जरूर, तुम्हें अपनी मदर का ख्याल रखना चाहिए, मार्था ने नम्र स्वर में कहा और अतीत में खो गई। उसकी माँ उसे छोड़कर जो चली गई थी, इस बात की याद आते ही उसकी आंखों में नफरत भर आई। इधर शौरी टैक्सी में बैठकर जहाँ पहुंची वो कोई घर नहीं बल्कि एक मिशनरी होम था। सेंट टेरेसा मिशनरी होम। शौरी टैक्सी से उतरकर पास की दवाइयों की दुकान से दवाइयां खरीदकर उसके अंदर चली गई, जहां कई महिलाएं सिलाइयों की मदद से ऊनी कपड़े तैयार कर रही थीं। उसी में से एक औरत उसे देखकर हाथ का काम सावधानी से रखकर उठ खड़ी हुई और अपने कपड़े झाड़ने लगी। उम्र की ढलती रेखाएं और सुनहरे बालों के बीच से झांकती सफेद बालों के गुच्छे देख उसके ओरिजिन का पता लगाया जा सकता था। उस गोरी विदेशी की चांदी और झुर्रियों से भरपूर त्वचा और ऊपर से वह काफी बीमार भी लग रही थी, मगर उसकी आंखों में लाल डोरियां भी झलक रही थी। टेक इट मामा, ये तुम्हारा एंटी ड्रग मेडिसिन। शौरी ने एक पैकेट उसकी ओर बढ़ाया और दोनों एक कमरे में आए जहां कई बिस्तर करीने से लगे हुए थे और एक विशाल लकड़ी की अलमारी रखी हुई थी। उसमें कई खाने थे जिसमें उन सभी महिलाओं का सामान रखा हुआ था जो यहाँ रहा करती थी। शौरी की माँ ने एक खाने में दवाइयों का पैकेट रखा और बोली, मुझे दुख होता है कि मैं ये नशा पूरी तरह छोड़ क्यों नहीं पाती। छूट जाएगा मॉम, रिमेम्बर व्हाट डॉक्टर सेड। शौरी ने उन्हें विश्वास दिलाया, तुम्हारा आधा सैलरी तो इन मेडिसिन को लाने में ही खर्च हो जाता है। आई एम नॉट अ गुड मदर। कहते कहते वह शौरी का हाथ पकड़कर रोने लगी। डोंट क्राई मामा, हमारा सिवा कौन है तुम्हारा ख्याल रखने को? शौरी ने कहा तो वही औरत फिर से बोल पड़ी, है क्यों नहीं, पर मेरे ही गुनाहों ने उन्हें मुझसे जुदा कर दिया। शौरी जब वापस आई तब भी निक मार्था और निकोलस के साथ खेल रहा था। वह सीधे किचन में उन्हें देखते हुए चल दी और डिनर की तैयारी करने लगी। डिनर का समय हो गया था। मार्था ने घड़ी देखी और किसी को कॉल किया। वेयर आर यू बॉब? प्लीज कम फॉर डिनर। आई वॉन्ट यू टू मीट समवन स्पेशल। उसने बड़े हक से रिक्वेस्ट की। हडसन उस वक्त काफी बिजी था, पर मार्था का आग्रह वह कैसे टाल सकता था। आखिर वह उसकी जान से प्यारी इकलौती बहन जो थी। हडसन जब आया तो मार्था ने निकोलस की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉब मीट हिम, ही इज निकोलस लेरॉय, ही इज माय फ्रेंड।
हडसन निकोलस से पहली बार मिला और उसे यह देखकर बड़ा ही सरप्राइज हो रहा था कि किस तरह उसकी खूबसूरत सिस्टर और उसके लिटिल प्रिंस को एक हबशी पसंद आ गया है। निकोलस की शक्ल सूरत तो वैसे काफी अट्रैक्टिव थी, लेकिन उसकी त्वचा का रंग बेहद काला था। क्या देख लिया है तुमने इसमें ऐसा? उसने निकोलस को देखकर मार्था से धीरे से पूछा। बॉब, मैंने सिर्फ उसका टैलेंट देखा है, मार्था ने भी अंग्रेजी में धीरे से जवाब दिया। निकोलस को भी कहीं न कहीं फील हो गया था कि हडसन को उसका रंग पसंद नहीं आया है और वह नहीं चाहता कि मार्था से वह फ्रेंडशिप बढ़ाए। वेल मिस्टर निकोलस, व्हाट आर यू डूइंग इन इंडिया? हडसन ने सवाल किया। ब्यूटी, मैं यहाँ की ब्यूटी को अपनी पेंटिंग में उतारने आया है। यहाँ का ब्यूटी बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। निकोलस ने बड़ी सादगी से अपने दिल की बात कही। ब्यूटी? स्ट्रेंज। हडसन के चेहरे पर एक sarcastic स्माइल आई, जो निकोलस से छिपी न रह सकी। आपने फैमिली के बारे में बताइए कुछ। हडसन ने रियलाइज कर लिया कि मार्था उसके इस बिहेवियर पर नाराज हो गई है। मेरे पिता एक फ्रेंच थे, बहुत हैंडसम आदमी, बिल्कुल आपकी तरह, लेकिन उन्हें एक अफ्रीकन महिला से प्यार हो गया। उनकी लव स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन सोसाइटी के लिए उतनी ही स्ट्रेंज। मेरे डैड बहुत स्मार्ट थे, लेकिन मेरी मॉम का रंग बेहद काला। रिजल्ट ये कि मैं आज आपके सामने है। शक्ल सूरत तो पिता जैसी मिली, लेकिन रंग माँ का जैसा। निकोलस ने अपनी अफ्रीकन मॉम और फ्रेंच पिता की अधूरी सी लव स्टोरी सुनाई और अपने हबशी होने का भेद खोल दिया। शौरी उस वक्त डाइनिंग टेबल पर डिनर सर्व कर रही थी। खाना परोसते वक्त शौरी के कान खड़े हो गए थे। वह बिल्कुल पास खड़ी होकर बड़े ध्यान से मार्था और निकोलस की एक एक बात सुन रही थी। उसका चेहरा बता रहा था कि वह बातचीत के हर एक लफ्ज में किसी गहरे राज को ढूंढ रही है। जब मुख्य भोजन समाप्त हुआ और शौरी अंत में गर्मा गर्म सूप के बोल्स लेकर आई, तब बातचीत और गहरी हो चुकी थी। हमारा डैडी भी लव मैरिज किया था, बट मार्था ने एक लंबी सांस भरते हुए कहा। You were saying something, निकोलस ने पूछा। यस, लेकिन वो कभी खुश नहीं रहे, मार्था ने आगे कहा। बट वाई? निकोलस आगे सुनने को अधीर होने लगा था। शौरी और हडसन मार्था को अजीब सी निगाहों से देख रहे थे। मार्था सूप के बोल में चम्मच हिलाती कुछ देर तक सोचती रही। फिर अचानक उसके मुंह से निकला, यू नो निकोलस, माय ओन मॉम। तभी एक जोर की आवाज के साथ सूप का बोल टेबल के नीचे गिर गया। गर्म सूप के कुछ छींटे पास ही बैठे निक के ऊपर भी जा गिरे। शौरी, ये क्या किया? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मार्था जोर से शौरी पर चिल्लाई। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ केयरलेस यू आर? अगर निक को ज्यादा लग जाता तो? शौरी का चेहरा सफेद पड़ गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैडम। उसने कांपते हाथों से माफी मांगी और जल्दी से निक को वहां से उठाकर ले गई ताकि उसके कपड़े बदल सके। पर शौरी की घबराहट साफ बता रही थी कि मार्था की बातों ने उसे अंदर तक हिला दिया है। वेल निकोलस, क्या आपको ब्रिज खेलना आता है? ये ताश का एक बहुत ही शानदार खेल है। हडसन ने अचानक इस खिंचाव को खत्म करते हुए निकोलस से पूछा। निकोलस ने सिर हिलाया और दोनों ताश की बाजी लगाने के लिए आगे बढ़ गए। पर मार्था की अधूरी बात और शौरी की वह अजीब सी घबराहट अभी भी हवा में किसी गहरे राज की तरह तैर रही थी।
आखिर कौन है ये शौरी और ये मिस्टीरियस वुमन, और किन अपनों की बात कर रही हैं दोनों माँ बेटी? ये सब जानना हो तो सुनिएगा अवश्य उपन्यास का अगला भाग। और यदि ये भाग आपने ध्यान से सुना है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि शौरी निक के लिए क्या बना रही है। लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करके बने रहिए कनेक्टिंग ड्रीम्स के साथ, जो दे सपनों को पंख।